हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। माय नेम इज़ मुकेश। नीट 2025 की सीरीज़ के अंदर आज लेक्चर नंबर है हमारा सेकंड, और लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 45 तक के सारे क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 1 से लेके 21 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ओके, जो बच्चे नए हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये हमारे पास में नीट 2025 की सीरीज़ है, जिसके अंदर हम 11th 12th और दोनों का जो कंबाइंड पेपर है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली नीट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बट स्पेशली जो 2025 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन हो जाएंगे। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ O2 गैस विल बी द सेम एज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ N2 गैस। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉलेज को गेन करते हैं, और नॉलेज के हिसाब से हमें क्या आइडिया होगा कि जो VRMS है ऑक्सीजन या फिर किसी भी पर्टिकुलर गैस की, तो वो कितनी होती है, दैट इज अ √3 RT/m। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और मास जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास है। ओके, तो अब यहाँ जो आर है वो क्या चीज़ है हमारे पास में, दैट इज अ गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज अ 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर? अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि दोनों की जो आरएमएस वेलोसिटी है नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की वो इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 3 RT ऑक्सीजन अपॉन MO वुड बी इक्वल टू द 3 RT नाइट्रोजन गैस डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। बाकी सारे जो कंपोनेंट है वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको यहाँ जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। चलिए अब क्वेश्चन में गिवन क्या क्या पहले देखते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर दे रखा है 7 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, और ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो आपको फाइंड करना है। तो TO डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 273 + 7 280 केल्विन डिवाइड बाय द 28। तो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करें देन यू विल गेट द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस और आरएमएस वेलोसिटी इज 320 केल्विन। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे आपका मैच हो गया। आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, बाकी बार यहाँ पे रेज कर देता हूँ। On question number 23, there is a given that at constant pressure, when temperature of a gas is increased by 2.5%। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ मेंशन क्या कर रखा है कि ऑन अ कांस्टेंट प्रेशर गैस का जो टेम्परेचर है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 2.5%, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो हो रहा है 10 मीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है वो आपको डिटरमाइन करना है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल रिलेशन क्या है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर फॉर आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस का जो रिलेशन है वो है आपका PV इज इक्वल टू NRT। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट टर्म है तो इसका मतलब जितना भी आपका वॉल्यूम में चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर। बाकी सारी क्वांटिटी तो आपकी कांस्टेंट थी तो वो तो आपका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, बट जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है, 10 मीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू द चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है, 2.5%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, एंड यू विल गेट द V एज अ 400 मीटर क्यूब इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर टू स्लैब्स मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज K एंड 2K। आपको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बतानी है व्हेन स्लैब इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर अगर एक स्लैब ये वाला है
और एक स्लैब ये वाला है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है और इसकी जो है वो 2k है। अगर आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हो तो इनकी जो कंबाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपका जो लेंथ है वो तो वही रहता है, बट जो एरिया है ना, अगर आपका दोनों का एरिया सेम है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि दो डिफरेंट मटेरियल्स है बट इनकी थर्मल जो कंडक्टिविटी है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका अगर इसका एरिया ए है तो टोटल जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि द ट्वाइस ऑफ के इक्वलेंट इज इक्वल टू द k1 प्लस k2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे पास में रिजल्ट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यही होता तो हमें रिजल्ट क्या मिलता, द ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन के इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ये जो रिजल्ट है ये तो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, और 2k इक्वलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2 है, ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें के इक्वलेंट फाइंड करना था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि k1 दे रखा है k प्लस 2k डिवाइड बाई 2 एंड यू विल गेट द आंसर 3k अपॉन 2। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। आई होप क्लियर है यहाँ पे चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिए एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो है कि सिंपल पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड दे रखा है t, और आपसे पूछा क्या है कि अगर इसको एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी जो है 1/8 ऑफ मटेरियल अगर उसमें इमर्स कर दिया जाए तो टाइम पीरियड में जो है ना वो क्या इफेक्ट होगा या कैसे चेंज हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g। अब यहाँ पे अगर आप लिक्विड में इमर्स करेंगे ना तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होगी, तो यहाँ पे जो चेंज होगा ना वो होगा देयर इज अ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी किसी भी क्वांटिटी में यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, लाइक लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जी में चेंज होगा इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड भी यहाँ पे आपका चेंज होगा। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1/8 ऑफ द मटेरियल, जो एक्चुअल मटेरियल है उसका 1/8 है। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर आप जिसको इमर्स करोगे तो इसके अंदर जो इफेक्टिव फोर्स लगेगा इनसाइड द लिक्विड, जो कहाँ पे लगता है अंदर की तरफ, वो कितना होगा। तो वो एक्चुअल में होता है आपका mg। अब मास तो गिवन नहीं है तो इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के अंदर। क्लियर है। और ये जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है वो आपका कितना इमर्ज है, दैट इज 1/8 पार्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हमें, डेंसिटी बाई 8 इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो जो इफेक्टिव जी होगा वो कितना हो जाएगा, एक्चुअल जी जो रिजल्ट है उसमें से आप इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज अ इफेक्टिव वेट मिल जाएगा, कितना, रो वी जी ओरिजिनल है एंड रो बाई 8 वी जी जो है वो आपका उस लिक्विड का दे रखा है। तो जो इफेक्टिव आपका वेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7/8 ऑफ रो वी जी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी है ना उसमें कितना चेंज आया, 7/8 चेंज आया। चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन में जी। अब जी में कितना चेंज आ रहा है, 7/8, 7/8 ऑफ ओरिजिनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंपेयर जब आप इसको करेंगे देन यू विल गेट द आंसर t इज इक्वल टू, बाकी सारा वैल्यू जो है वो आपका बाहर शिफ्ट हो जाएगा, दैट √8/7 तो बाहर शिफ्ट हो जाएगा एंड जो रिजल्ट बचेगा वो कितना बचेगा, 2 पाई रूट L अपॉन जी। तो जो नया टाइम पीरियड आया वो पुराने वाले का कितना टाइम हो गया, √8/7, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है, वो वहाँ से क्लियर हो रहा है। डन। चलिए ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 26 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो है आपका A point particle of mass 0.1 kg is executing SHM of amplitude 0.1 meter. When the particle is passes through the mean position, its kinetic energy is 8 into 10 की पावर -3 जूल। ओके, तो पहले तो चेक कर लेते हैं कि हमें जो रिजल्ट गिवन है वो हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो SHM का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। साथ के साथ मैं पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो SHM की होती है वो होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये होती है। और जो टोटल एनर्जी होगी ना वो हमेशा आपकी इसकी कांस्टेंट रहेगी, और वो कितनी रहेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर रहेगी। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि टोटल एनर्जी दे रखी है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी मेंशन है, कितना, 0.1 मीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसका जो अननोन वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर वाली, क्योंकि ये अगर वैल्यू हमें क्लियर हो जाती है तो यू कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कैसे लिखी जाती है, दैट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज अ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, लाइक जो ए है वो आपको गिवन है 0.1, इनिशियल फेज दे रखा है 45 डिग्री, बट ओमेगा की नीड आपको यहाँ पे रहेगी। ओमेगा कैसे निकालते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू हाफ, एम दे रखा है 0.1 kg, एंड ओमेगा स्क्वायर आपको डिटरमाइन करना है, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो दैट इज अ 0.1, तो इसका मतलब ये होगा 0.01 माइनस एक्स। अब ये कहाँ की बात हो रही है, मीन पोजीशन की, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो मैं वहाँ पे इसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, 16 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाई बाई 0.01, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 60। तो ओमेगा का जो आंसर आएगा वो आएगा कितना हमारा, 4 आ जाएगा। क्लियर, 4 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। लाइक ए की वैल्यू दे रखी है 0.1 साइन 40 और 5, फेज डिफरेंस है 45 डिग्री, तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ये क्लियर हो गया। डन। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है वो है क्या, पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एज सच मोशन विद अ टाइम पीरियड 16 सेकंड, at time t equal to 2 second the particle crosses the mean position while t equal to 4 the velocity is 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसमें बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो फिर से आपके पास में रिजल्ट आ जाता है कि दो अलग अलग टाइम पे आपको जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी है वो गिवन है। t इक्वल टू 4 पे दे रखी है, कितनी वेलोसिटी दे रखी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो है वो पार्टिकल कहाँ से पास हो रहा है, उसकी मीन पोजीशन से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम यह चेक कर लेते हैं कि इसकी मीन पोजीशन पे जब भी पास होगा तब इसका x क्या होगा, एंड देन उसकी हेल्प से फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका एंगुलर या एम्पलीट्यूड मोशन या एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला एक बार वापस लिख लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, एक्स जो है वो हमारे पास कितना मेंशन कर रखा है, ये हमें 2 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा, ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई टाइम, और इनिशियल पे 0 हो गया, तो यहाँ से हमें रिजल्ट आएगा ए साइन 2 पाई, जो टोटल टाइम पीरियड दे रखा है वो दे रखा है 16 सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2 सेकेंड पे, तो आपका जो ये रिजल्ट आएगा वो आएगा ए साइन π/4, मतलब साइन π/4 1/√2, तो जो पोजीशन होगी 2 सेकेंड पे वो कितनी होगी, a/√2 होगी। अब इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको बताना है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा और उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तब उस वक्त इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से दूसरा हमारा जो रिजल्ट है वो आपको आंसर फाइंड करने में हेल्प करेगा, कौन सा है, वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं एक और, वैल्यू क्या क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा जो होगा वो होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी है 16 सेकेंड, एंड ये रिजल्ट हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आ गई a/√2 का स्क्वायर, मतलब a/2, तो ये जो आंसर होगा वो होगा दैट इज अ 2 पाई अपॉन 16 एंड a अपॉन में √2। अब इसको अगर मैं पूरा रिजल्ट सॉल्व करूँ तो मुझे a का जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4 इंटू 16 इंटू √2 डिवाइड बाई 2 पाई। तो पूरा सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा 32
√2/पाई। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो यहाँ पर मैच हो रहा है। क्लियर है। अब वापस से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि थोड़ा सा डाटा जो कंफ्यूजिंग है कि टोटल टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकंड पे वो मीन पोजीशन से निकल रहा है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से कि 2 सेकंड होगा तब ये इसकी मीन पोजीशन से निकलेगा, एंड 4 सेकंड जब वो है कि वाई क्रॉसिंग मीन पोजीशन, वो कितना दे रखा है 4 सेकंड। तो उस केस में उसकी वेलोसिटी जो है ना वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो आपको फाइंड करना था। क्लियर है ये। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 28। In a resonance tube experiment, the first resonance obtained a 10 centimeter in air column and the second is a 32 centimeter. आपको बताना है कि इसका एंड करेक्शन कितना होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर पे हो रहा है, एंड जो सेकंड हो रहा है वो 32 सेंटीमीटर पे हो रहा है। तो जो एंड करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में, दैट इज अ सेकंड रेजोनेंस की लेंथ माइनस थ्राइस ऑफ फर्स्ट रेजोनेंस की लेंथ डिवाइड बाई 2। आपको अभी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस का हो जाएगा, एंड योर आंसर वुड बी L2 दे रखा है 32 माइनस 2 × 10 3 × 10 30 डिवाइड बाई 2। तो जो ई की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी 2/2। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका एंड करेक्शन आ जाएगा। क्लियर है। तो आप ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट याद रखिएगा, किसी भी पर्टिकुलर रेजोनेंस कंडीशन पे जो है वो इस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ओपन पाइप रेजोनेंस एट द ट्यूनिंग फॉर्क। ना फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी दे रखी है 500 हर्ट्ज। इज ऑब्जर्व दैट टू सक्सेसिव रेजोनेंस आर फाउंड एट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर फ्रॉम ओपन एंड। अब दो यहाँ पर सक्सेसिव रेजोनेंस मिल रहे हैं। अब जब दो सक्सेसिव रेजोनेंस मिल रहे हैं, किसकी बात हो रही है ओपन एंड की बात हो रही है। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो लेंथ होती है वो होती है n लैम्डा बाई 2 होती है। तो अपन को ये नहीं दे रखा कि कौन से हार्मोनिक मोशन में ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं n। तो इसका जो दूसरा वाला जो होगा ना उसकी जो लेंथ होगी इसके बाद वाला, क्योंकि सक्सेसिव है तो बाद वाला जो होगा वो होगा n+1 लैम्डा बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाला दे रखा है 16 सेंटीमीटर, एंड जो सेकंड वाला है वो दे रखा है 46 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज आपके पास में गिवन है। अगर मैं इन दोनों को डिटरमाइन मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। लाइक जैसे एक दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं, इसको और इस इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, लैम्डा बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एन अपॉन में n+1 16 अपॉन में 46 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 46n इज इक्वल टू 16n प्लस 16, ये हो जाएगा 30n इज इक्वल टू 16, एंड यू विल गेट द n की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 16 अपॉन में 30। अब अगर n मिल गया तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि लैम्डा कितना होगा। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो कि 16 अपॉन में 30 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू विल गेट द लैम्डा इज इक्वल 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें मिल गई लैम्डा की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, आपसे पूछा स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है 500 एंड जो वेवलेंथ आई है वो आई है 60 सेंटीमीटर, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर, तो कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो इस बेस पे जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, दैट इज आंसर इज 300 मीटर पर सेकेंड जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड मैच हो रहा है। क्लियर है ये। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए आपको एक तो ये वैल्यू मिल गई लेंथ की, दूसरा आपको वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिजल्ट मिल गया। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी होगी ओपन ऑर्गन पाइप की, जैसे फर्स्ट फंडामेंटल नोड होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/2L रूट में T/m आएगा, या फिर अगर अपन फॉर लाप्लास करेक्शन की बात करते हैं तो ये रिजल्ट जो है वो आपका P/डेंसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिजल्ट फाइंड करते हैं ये सारे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि टू ट्यूनिंग फॉक्स है ए और बी जो 4 बीट्स पर सेकेंड क्या कर रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अब जो ए है ना उस पर हम क्या कर देते हैं वैक्स लोड कर देते हैं, जिससे उसकी जो बीट फ्रिक्वेंसी है ना वो कितनी हो जाती है डिक्रीज होकर 2 बीट्स पर सेकेंड हो जाती है। तब उस केस के अंदर अगर ए की फ्रिक्वेंसी दे रखी है तो बी की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी ये बताना है आपको। सबसे पहले पॉइंट आता है कि बीट क्या होता है।
तो बीट जब आपकी दो अलग अलग साउंड जो है ना वो जब सुपर इम्पोज होते हैं, देन उस केस के अंदर उनकी जो फ्रिक्वेंसीज जो होती है ना वो ओवरलैप हो जाती है। देन उस केस के अंदर अगर उसकी फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस जो है, दो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस अगर ये लेस देन 10 हर्ट्ज है ना, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बीट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक ही फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 256 दे रखी है, और ओरिजिनली जो है वो बीट प्रोड्यूस हो रहा था 4 बीट्स पर सेकेंड। इसका मतलब मे बी शायद ये या तो होगा 260 हर्ट्ज या फिर इससे कम होगा, दैट इज अ 252 हर्ट्ज। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा, तो आप ए पे जो है वो वैक्स लोड कर रहे हो, वैक्स लोड करने से उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बी की फ्रीक्वेंसी है ना वो ए की फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। इसका मतलब द आंसर वुड बी 252 हर्ट्ज। मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर है ना जो समझ अंडरस्टैंडिंग वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि बीट्स फ्रीक्वेंसी तभी प्रोड्यूस होगी जब आपका उनकी फ्रीक्वेंसी का जो लेंथ है ना या जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो 10 हर्ट्ज से कम होना चाहिए, और जो क्वेश्चन में आपको बीट पर सेकंड वैल्यू दे रखी है फ्रीक्वेंसी की वो आप या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो सेकंड केस है वो क्या डिटरमाइन करे। लाइक जैसे इस वाले क्वेश्चन में वैक्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया ए पे, तो इसका मतलब है कि ट्यूनिंग फॉर्क पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाएगी। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वो है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर यूज इन अ सोनोमीटर 7.5 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर पर क्यूब एंड स्ट्रेस दे रखा 3 इंटू 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पूछिए, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव जो है ना उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ध्यान ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, दैट इज अ स्ट्रेस अपॉन में डेंसिटी। दोनों रिजल्ट आपको दे रखे हैं, आप वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। एक बार देख लेते हैं कि आंसर क्या आएगा इसका। स्ट्रेस जो है वो दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 8, और जो डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है 7.5 इंटू 10 की पावर 3। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज अ 3/75। पावर जो होगी वो होगी 10 की पावर 6 हो जाएगी। ये आपका सिंपल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंसर हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/25 इंटू 10 की पावर 6, जो कि होता है 10 की पावर 3/5। अगर पूरा सॉल्व करें तो योर आंसर वुड बी 200 मीटर पर सेकेंड। जो है इसमें भी ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका वेरी कर रहा है। क्लियर है? चलिए ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो मेंशन कर रखा है कि इन अ प्लेनेटरी मोशन द एरियल वेलोसिटी जो दे रखी है वो d/dt, मतलब एरिया जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डिपेंड्स ऑन दी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के ऊपर। एंड यू हैव टू डिटरमाइन दैट कि अगर ये जो प्लेनेट की डिस्टेंस सन से है वो अगर आर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रिलेशन बता रहा है किसकी, एरियल वेलोसिटी को। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दे रखा है ना वो क्या दे रखा है कि डी ए अपॉन जो डी टी है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, ओमेगा और आर के। लेकिन ओमेगा की कौन सी टर्म और रेडियस की कौन सी टर्म है ये यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये सबसे पहले हम ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बाय यूजिंग ऑफ एरियल जो वेलोसिटी होती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो क्या मिलती है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू द L/2m। एंगुलर मोमेंटम होगा ये मिलेगा आपको एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 2m। जब आप इसको सॉल्व करते हो यू विल गेट द ओमेगा स्क्वायर बाई 2। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट चेक करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो एरियल वेलोसिटी है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एंड ऑन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका इसका करेक्ट रिलेशन बता रहा है। तो आपको इसके अंदर सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। अब यहाँ पे जो है ना आप विजडम अपना जो माइंडसेट है ना वो यूज ले सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। लाइक जैसे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है कि जीरो वेलोसिटी है फिर भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो अब रिजल्ट है ये क्या पॉसिबल है क्या, बिल्कुल। जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है तब उस केस के अंदर वो अपने आप को एक्सेलरेट करता है। इसका मतलब इस केस के अंदर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसमें दे रखा है कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी। अब क्या ये ऑप्शन सेकंड और थर्ड एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं क्या,
कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ में तो आपको यहाँ पे सोचना ही नहीं है कि ये सही है गलत है, ये दोनों ऑप्शन हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। गलत जो होगा ना वो सेकंड और थर्ड में से होगा। अगर आपको इसका हल्का सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, लाइक रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, तो वहां पे आपको अब पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है ना, देन उस केस के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है ना, वो हर एक डिस्टेंस, हर एक पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेलोसिटी वेरी करती है, बट स्पीड जो है ना वो हर जगह कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये तो सही है, बट ये स्टेटमेंट जो ऑप्शन नंबर सेकंड का है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड वेरी करे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के कैप आर टू वेक्टर्स, देन यूनिट वेक्टर क्या होगा। अब आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यूनिट वेक्टर डिटरमाइन कैसे होता है। अगर कोई वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों को जो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है वो इसका तीसरा वेक्टर होता है, जो हमेशा कहाँ होता है, एक थ्री डायमेंशन जेड एक्सिस में होता है। तो इसका मतलब ए और बी को जो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा वो आपका जेड एक्सिस का वेक्टर होगा, और वही इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो यूनिट वेक्टर होगा ना, दैट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए और बी पे हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। फिर से आप यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है और ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये तो आपका गलत हो गया। अब आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एक बार डिस्कस देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसके लिए पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, जो यूनिट वेक्टर है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय मैट्रिक्स मेथड, आई जे के 2 1 1 1 1 1। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप में तो मिल जाएगा 0 माइनस जे कैप देयर इज अ 1 एंड प्लस के कैप, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये भी हो गया 1। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी मिला ना वो आपको क्या मिल गया, के कैप माइनस जे कैप हो गया। अब ये परपेंडिकुलर इस वेक्टर को मैं नजर से नाम देता हूँ वेक्टर सी। अब इस वेक्टर सी के साथ में एक दूसरा वेक्टर अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो अगर जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर इसकी क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब सी डॉट डी जो है ना वो जीरो होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि के माइनस जी के साथ में कौन सा ऐसा वेक्टर है जो आपके डॉट प्रोडक्ट में आपको एक यूनिट वेक्टर दे सके। तो मैं इसी का यूनिट वेक्टर निकाल देता हूँ, इसको अपन एक बार स्किप करते हैं। ये जो वेक्टर सी मिला ना इसी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर सी का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आएगा कितना, वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो मतलब वेक्टर के माइनस जे कैप है डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, जो कि कितना होता है, रूट 2 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा, बट ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के साथ में अपनी ऑप्शन की चॉइस जो है वो कम कर सकते हैं, देन उससे क्वेश्चन के सही होने के चांसेस ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक बार इसको स्किप करते हैं क्योंकि मे बी इस क्वेश्चन में मैंने एक्चुअल में मे बी शायद कुछ मिसप्रिंट था तो इनकरेक्ट कर रखा है, इसको एक बार स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है कि इन अ गिवन डायग्राम with what force must be man pull the rope to hold the plank in position, और जो weight of man है वो दे रखा है 60 kg। तो कितना जो फोर्स वो अप्लाई करे जिससे उसका जो रिजल्ट है ना, मतलब जो उसको पोजीशन है ना वो आपकी क्या रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, मतलब वहीं की वही रहे। तो कितना आपको अप्लाई करना पड़ेगा वो देखना। तो सबसे पहले एक बार एफबीडी देखते हैं। सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं इस मैन की। तो मैन का जो वेट है वो दे रखा है क्वेश्चन में 60 kg, मतलब 600 न्यूटन ये नीचे की तरफ लगा रहा है, और इसका जो नॉर्मल फोर्स है ना वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। उसके अलावा और क्या अप्लाई हो रहा है, उसके अलावा जहाँ जिस रोप पे खींच रहा है ना उस रोप पे ये टेंशन जो टी लग रहा है वो भी यहाँ पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, और इस पे भी जो टी टेंशन होगा वो सेम रोप पे सेम रहेगा, दैट इज अ टी। तो पहले मैं मैन की एफबीडी पे अगर इक्वेशन देखूँ तो इक्वेशन क्या मिल रही है, टी प्लस एन, ये दो फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रहे हैं, इज इक्वल टू किसके हैं, 600 न्यूटन के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं हम किसकी, इस प्लांक की। तो प्लांक की अगर मैं बात करूं तो जो आपका मैन का जो वेट है, जो नॉर्मल फोर्स है वो तो कहाँ लग रहा है इसका,
यहाँ पे डाउनवर्ड्स, क्योंकि दोनों फोर्स जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल लगते हैं, तो नॉर्मल फोर्स तो लग रहा है डाउनवर्ड्स। बट यहाँ पे दो जो स्ट्रिंग है दोनों के टेंशन फोर्स, लाइक इधर वाली जो स्ट्रिंग है इस पे तो कौन सा फोर्स लग गया, टेंशन टी लग गया। और ये दोनों तरफ अगर टेंशन टी है तो इसका मतलब ये जो T1 होगा ना, दैट वुड बी इक्वल टू 2T। तो इसका मतलब यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे भी कितना टेंशन लगेगा, 2T, जो कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, देयर इज अ 2T। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि जो 3T है ये किसके इक्वल टू है, नॉर्मल फोर्स के हैं। इस एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो T प्लस 3T इज इक्वल टू 600। तो जो T है वो कितना होगा, फोर T इज इक्वल टू 600, T वुड बी 150 न्यूटन जो है वो उस मैन को एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा टू पुल द रॉप। क्लियर है ये? तो FBD बनाइए एंड देन यू विल गेट द इजीली आंसर कि क्या इसका बेसिक क्या फंडामेंटल है, वो आराम से आप पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स कितना होगा exerted by the surface on the block will be, कितना टोटल फोर्स लगेगा वो आपको चेक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ब्लॉक है ये इस इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है, और रेस्ट पे है इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना वो कितने हैं, इक्विलिब्रियम में या जीरो कंडीशन में। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका FBD में mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट कंपोनेंट इज अ mg cos थीटा, और इसके प्लेन के जो पैरेलल कंपोनेंट होगा दैट इज अ mg sin थीटा। नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये अगर आपका रेस्ट कंडीशन में है तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल फोर्स और इसके साथ साथ में आपका mg sin थीटा है ना, ये दोनों का जो नेट मैग्नीट्यूड होगा वो आपका किसके इक्वल टू होगा, mg के होगा। इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में रखना है तो इन दोनों का जो नेट फोर्स है ना वो आपका यहाँ लगना चाहिए, एंड दैट वुड बी, ये जो नेट फोर्स है ये किसके इक्वल टू होना चाहिए, ये नेट फोर्स होना चाहिए mg के, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका रेस्ट कंडीशन में रहेगा। और mg मतलब ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 3 इंटू 10, देयर वुड बी 30 न्यूटन जो है वो आपका नेट फोर्स लगना चाहिए, जिससे ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, रेस्ट कंडीशन पे रहे। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें ये डिटरमाइन करना है कि एक यूनिफॉर्म हैवी यूनिफॉर्म चेन है जो कहाँ रखी गई है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल के टॉप पे रखी गई है। अब टेबल के टॉप पे रखी हुई है और क्वेश्चन में ये बोला है कि उसका कितना पार्ट जो है ना वो नीचे हैंग रहे, जिससे वो जो टेबल, वो जो चेन है ना उस टेबल के ऊपर ही मतलब रहे, नीचे की तरफ ना खिसके। इसको अगर डायग्राम के साथ समझे ना तो कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम रहेगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि लाइक जैसे ये आपकी टेबल है, ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो तो टेबल के ऊपर है और कुछ हिस्सा जो है वो टेबल के नीचे यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे ये जो आपका चेन है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे, मतलब रेस्ट कंडीशन पे रहे। अब रेस्ट कंडीशन में तभी रह सकता है जब इसके नीचे जो फोर्स लगेगा या जो वेट होगा mg, वो यहाँ के जो फ्रिक्शन फोर्स है ना उसके इक्वल टू होना चाहिए। बट हमें यहाँ पे पूरी की पूरी जो चेन है ना उसका मास जो है ना कितना पास है, पार्ट जो नीचे है हैंगे वो हमें पता नहीं, तो इसका हम एक लेट कर लेते हैं कि इसका जो टोटल मास है ना वो m है। अब यहाँ से हमें ये एक टास्क हो जाएगा कि कितना मास आपका नीचे लगा हुआ है और कितना मास जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि इस पार्ट को, इसकी लेंथ हम जो है ना लेट कर लेते हैं कि जो नीचे की तरफ हैंगे ना इसकी लेंथ कितनी है, x है, और टोटल लेंथ अगर l है तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा l माइनस एक्स।
ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी मास क्या निकालते हैं कि जितना पार्ट हैंग नीचे हो रहा है उसका मास कितना होगा। तो मास हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट इज अ लीनियर मास डेंसिटी हेल्प होगी कि टोटल जो मास आपका ऑब्जेक्ट का है वो m है, उसकी लेंथ कितनी है l है, और जितना मास आपका नीचे की तरफ लग रहा है उसकी लेंथ है x है। तो यहाँ से हमें m डैश मिल जाएगा कितना, m बाई एल इंटू में x मिल जाएगा। ऐसे ही टेबल के ऊपर कितना रखा हुआ है उसका मास निकालना। तो टेबल के ऊपर जो मास रखा होगा उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही कॉन्सेप्ट, टोटल m बाई एल। यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसको m डबल डैश ले लेते हैं और जो लेंथ है वो कितनी है l माइनस एल। तो टेबल के ऊपर जो चेन का मास होगा वो हो जाएगा कितना, m बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल माइनस एक्स। क्लियर है। तो ये जो दो चीजें हमें मिली है, एक तो ये वाला मास मिला है, ये मास तो जो नीचे की तरफ लटका हुआ है, और ये जो मास है ना ये उस टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो मास है ये। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो टोटल एम डैश जी है ना वो किसके इक्वल टू होगा, फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन फोर्स मतलब म्यू इंटू एन के। एम डैश जी कितना है, तो एम डैश जी मिला है हमें कैपिटल एम इंटू एक्स डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई बाई जी, और म्यू फ्रिक्शन दे रखा है आपको। एन जो होगा वो अगेन आपका एम जी, लेकिन एम जी कौन सा, जो टेबल के ऊपर है, तो इसका जो मास है वो है एम बाई एल एल माइनस एक्स। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से वेट यहाँ पर आपका एम जी भी आएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल एम से कैपिटल एम, जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा आपका, दैट इज अ एक्स इज इक्वल टू म्यू एल माइनस एक्स। ठीक है। एंड इसको अगर पूरा सॉल्व करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.25 एल माइनस एक्स, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा दैट इज अ 0.25 1/4 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, तो 5x इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो नीचे वाला जो पार्ट है ना वो कितना है टोटल लेंथ का, 1/5 हिस्सा जो है वो नीचे लटका हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें एक्स अपॉन एल का जो रेशियो मिलेगा वो 1/5 होगा, जो एक्चुअल में अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंटेज है वो, 20%। इसका मतलब जो 20% पार्ट जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ लटका होना चाहिए। तब उस केस के अंदर ये जो चेन है ना वो यूनिफॉर्म पोजिशन पे रहेगी। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन जो है ये सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी समझने होते हैं। क्लियर है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो है हमारा कि एक लार्ज ब्लॉक है जो किसके ऊपर रखा हुआ है, ये आपके रखा हुआ है एक सेम प्लांग प्लांग टाइप ही, मतलब एक ब्लॉक है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और मैन जो है वो आपका स्टैंडिंग है उस सरफेस के ऊपर। अगर मैन वॉक करता है ना अदर एंड पे, तो वो जो ब्लॉक है ना वो भी मूव करेगा। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन एंड ब्लॉक कितना होगा, और ऑप्शंस आपको कुछ एक स्टेटमेंट वाइज दे रखे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ना ये लाइक जैसे ये ब्लॉक है जिसका मास m है, और इसके ऊपर एक मैन जो है ना वो मूव कर रहा है। तो लेट अपन ये मूव कर देते कि जो स्मॉल एल डिस्टेंस है ना वो तो कौन मूव कर रहा है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन, डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन। और जो कैपिटल एल यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं ना वो कौन सी डिस्टेंस है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक। अब आपसे जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब उस केस के अंदर दोनों चीजें जो है ना वो साथ के साथ चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट या पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ ना, इस पूरे सिस्टम की बात करूँ तो इसका जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का होगा ना वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो होगा। मतलब नेट फोर्स तो एक तो एक्सटर्नल नेट फोर्स जीरो होगा, दूसरा जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा ना वो भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब वेलोसिटी का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो पोजीशन होगी ना सेंटर ऑफ मास की वो भी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। और अगर ये जीरो तो फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इनका रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड जो मास है उनके बीच में।
कि ऑब्जेक्ट आपका जो ये जो मैन है ना, इसका मैन का मास हम कितना ले लेते हैं, स्मॉल एम, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल एल। ठीक है, एंड प्लस में दूसरा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, जो टोटल टोटल जो ब्लॉक है उसका मास एम है और इसकी लेंथ, इसकी डिस्टेंस जो है वो कैपिटल एल है, डिवाइड बाय द एम प्लस एम इक्वल टू में 0। यहाँ से हमें उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का रिलेशन मिल गया। तो यहाँ से जो आपका जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बनेगा एम एल इज इक्वल टू माइनस एम कैपिटल एल। तो जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन एंड ब्लॉक का जो रेशियो पूछा है, मतलब एल अपॉन जो कैपिटल एल पूछा है ना, वो कितना मिलेगा, माइनस एम अपॉन में स्मॉल एम। मतलब एक तरीके से ये आपका इक्वल तो है बट इनवर्स रेशियो में उनके मासेस के, मतलब ये कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशन आ रहा है वो एक दूसरे के साथ में इनवर्स रेशियो में आ रहा है, तो इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन सेकंड है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 39 है ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत डीपली समझना पड़ेगा। क्लियर है ये? चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, सॉरी 40 वाला जो क्वेश्चन है वो है कि एक रॉड ऑफ लेंथ एल, मास एम है, इज बेंड फ्रॉम अ सेमी सर्कुलर रिंग। और अगर सेमी सर्कुलर रिंग के अंदर हमने इसको बेंड किया, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो सरकमफेरेंस होगी ना, मतलब जो पाई आर है वो एक्चुअल में उस लेंथ के इक्वल टू होगी। तो यहाँ से हमें आर का रिजल्ट मिलेगा कितना, एल बाई पाई। और अगर आर मिल जाए ना तो फिर तो इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया ड्यूरिंग एक्स वाई एक्सिस निकालना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और कितना होगा, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनिशिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया एम एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सीधे डायरेक्टली मैच हो रहा है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि एक रॉड है जिसको हिंज किया गया पॉइंट ए से, सी और बी दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, टोटल लेंथ एल है और आपसे ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज दे रखी है एंड आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो किसके साथ में यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ना जो कॉन्सेप्ट आप बहुत इजीली निकाल सकते हो ना, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइक जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एल्फा, और एंगुलर एक्सेलरेशन एट अल्फा जो कहाँ पर, बी पे और सी पे, ये वाला पार्ट तो बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज पूरे सिस्टम का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो थ्रू आउट द सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी हर एक पॉइंट पर जो इसकी वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। इसका मतलब ये होगा कि ए और बी के लिए जो आंसर होगा ना वो एक कॉमन आंसर होगा। और अगर मैं ऑप्शन में देख लूँ ना तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ना, यहाँ पे ए का रिजल्ट है वो दोनों ऑप्शन के लिए क्या है, क्यू है। क्यू मतलब 3g/12। एक बार वेरीफाई करके देख ले कि सच में इसका आंसर 3g/12 है या नहीं है। कैसे वेरीफाई करोगे कि जो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, आई इंटू अल्फा होगा। अब टॉर्क किसका, उस रॉड का, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स तो हो जाएगा mg, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लाइक सी पे निकाले तो सी पे कितना हो जाएगा, L/2। इनिशिया मूवमेंट ऑफ इनिशिया अराउंड द एक्सिस जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ जो मूवमेंट ऑफ इनिशिया होगा वो होगा रॉड का ml²/3। इसको अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई करूँ देन आई विल गेट द आंसर दैट इज अ 3gl डिवाइड बाई, एक एल से एक एल कैंसिल आउट होगा, तो इसका मतलब ये होगा दैट इज अ, ये एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया एंड द आंसर वुड बी 3g/2l। ये हमें मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये सी पे भी वही रहेगा और बी पे भी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑप्शन है ना ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड और थर्ड है उसमें ए और की वैल्यू जो है ना वो दोनों के लिए यहाँ पे वेरी कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें एलिमिनेशन में फर्स्ट और फोर्थ आपका गलत हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है कि एक्सेलरेशन एट सी कितना होगा। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू आर। अल्फा हम ऑलरेडी निकाल लिए कितना, 3g/12। और हम ये कहाँ पे निकाल रहे हैं, पहला सी पे निकाल रहे हैं। अब सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर है, L/2 है ना, दैट इज अ L/2।
तो ये एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यूल गेट द आंसर इज 3g/4। तो जो एक्सेलरेशन है c है वो कितना मिलेगा, आर, दैट इज 3g/4। कौन से ऑप्शन में हो रहा है हमारे पास में, ये जो ऑप्शन है इसमें सी पे कितना आ रहा है, आर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे मैच हो रहा है। चलिए एक बार बी पे भी निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। तो बी पे जो आएगा वो कितना आएगा, देयर इज अल्फा इंटू आर, अल्फा की वैल्यू आपकी फिक्स है 3g/12, और जो आर है वो कितना है, एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर वुड बी 3g/2। 3g/2 इसका मतलब डी के लिए जो मैच करेगा वो कौन सा मैच करेगा, दैट इज कॉलम का पी वाला जो पार्ट है वो मैच हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन में हर एक के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चलिए ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है। हम हमारा जो पहला जो फुल सिलेबस पेपर था क्लास 11th का वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, 2 सेशन में 2 लेक्चर में हमने इसको ख़त्म किया है एंड हर एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझे। ऐसे अगर आप मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो हैबिट है ना वो भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, डन, ओके। और कोई अगर डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेकंड पार्ट पिक करेंगे, दैट इज 12th का जो फुल सिलेबस का टेस्ट है वो।